हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल तरुण स्टडी क्लासेस पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि यहाँ पर हम बिहार पुलिस फायरमैन के लिए लाइव क्लास चलाते हैं और लाइव क्लास के साथ साथ अब यहाँ पर हम वीडियो भी प्रोवाइड करते रहते हैं। तो आप लोग इसके लिए चैनल को सब्सक्राइब करके और बेल आइकन को ऑन कर रखिएगा। आप यहाँ पर कितना इसमें सही कर पाते हैं, 100 इसमें वीडियो में आपको 100 क्वेश्चन देखने को मिलेगा। इसमें आप कितना सही कर पाते हैं कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। कम से कम यहाँ पर कितना सही कर पाते हैं। इससे पहले एक वीडियो बनाए थे जिसमें आप एक क्वेश्चन पूछे थे, जिसका सही आंसर देने वाले में एकमात्र स्टूडेंट जो कि कीर्ति अरोड़ा जी हैं। क्वेश्चन मेरा था पिछले वीडियो में, अगर आप नहीं देखे तो वीडियो देख लीजिएगा, वीडियो को डिस्क्रिप्शन लिंक मिल जाएगा, कि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी कब दिया गया था। ये क्वेश्चन पूछे थे जिसका सही आंसर देने वाले एकमात्र यहाँ पर कीर्ति अरोड़ा जी हैं, जो कि यहाँ पर सही आंसर किया है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद इनको, इन्होंने सही आंसर किया है इस क्वेश्चन के लिए। और इस वीडियो में भी हम एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका सही आंसर आपको कमेंट में करना है। तो इसका सही आंसर 23 मार्च 1931 को हो जाएगा, क्योंकि भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को फांसी दिया गया था, याद रखिएगा। और इस वीडियो में हम एक क्वेश्चन पूछेंगे जिसका सही आंसर आप लोगों को कमेंट में करना है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है मेरा क्या, कि भारत की सबसे प्रमुख फसल कौन सी है। तो याद रखिए भारत की सबसे प्रमुख फसल जो है वो चावल हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर। अगर आप यहाँ पर प्रत्येक क्वेश्चन का अलग अलग आंसर करना चाहते हैं तो आप वीडियो को रोक कर और कमेंट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 मेरा क्या है, कि निम्नलिखित में से किस क्षेत्र को भारत का चावल का कटोरा कहा जाता है। याद रखिए कौन सा क्षेत्र जिसको भारत के चावल का कटोरा कहा जाता है, तो कृष्णा गोदावरी डेल्टा को चावल का कटोरा कहा जाता है, भारत के चावल का कटोरा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 यहाँ पर, कि आपादान कारक के लिए सही क्रमांक क्या है। तो यहाँ पर याद रखिए आपादान कारक के लिए सही क्रमांक क्या है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर भी हो जाएगा, जैसे कि बहु सात से ले जाती है, तो यहाँ पर आपादान क्रमांक है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 यहाँ पर, कि भारत का सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है। तो याद रखिए आप भारत का जो सबसे बड़ा मूंगफली उत्पादक राज्य कौन सा है, ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पर, याद रखिएगा, जो कि यहाँ पर ये आंध्र प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पर, कि भारत में उत्तर प्रदेश राज्य का स्थान किसके उत्पादन में प्रथम है। तो याद रखिए आप भारत में जो उत्तर प्रदेश एक राज्य है, जो कि यहाँ पर ये खाद्यान्न के उत्पादन में है, दूध उत्पादन में और गन्ना व चीनी के उत्पादन में है। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखिए, ये इन सभी के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है उत्तर प्रदेश राज्य। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर, कि भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है। तो याद रखिए भारत का जो सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य है वो कौन सा है, तो वो महाराष्ट्र हो जाएगा। ऑप्शन नंबर याद रखिए मध्य प्रदेश हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर, कि काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है। तो याद रखिएगा काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा, तो केरल हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए, जो कि यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 7 के लिए याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 8 यहाँ पर, कि झगड़ा उसके और मेरे मध्य था, इसमें इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो यहाँ पर बिहार फायरमैन का जो एग्जाम होता है उसमें हिंदी से भी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछ जाते हैं, यानी कि 10 क्वेश्चन हिंदी से आपको पूछ जाएंगे एग्जाम में। तो आप लोग हिंदी पर भी थोड़ा कमांड बना कर रखिए, ताकि यहाँ पर वो क्वेश्चन आपको गलत ना हो, और 10 नंबर इंग्लिश से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो क्वेश्चन नंबर 8 के लिए यहाँ पर याद रखिए सही, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ये अधिकरण कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 9 यहाँ पर, कि रक्षक मेखला ये किसकी एक विधि है। तो याद रखिए रक्षक मेखला किसकी एक विधि है, ये एक मृदा संरक्षण की एक प्रमुख विधि है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यहाँ पर, कि भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है। तो याद रखिए भाखड़ा नागल परियोजना किस नदी पर स्थित है, तो ये सतलज नदी पर स्थित है, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 11 यहाँ पर, कि वर्षा जल संग्रहण लाभदायक है, तो वो किसके लिए लाभदायक है। वर्षा जल का जो हम संग्रहण करते हैं तो उसको बचा कर रखते हैं और यहाँ जमा करके रखते हैं, तो वो किसके लिए, इससे क्या प्रभाव पड़ता है हमको। तो याद रखिए इसका, क्योंकि भूमिगत जल स्तर को सुधारने के लिए वर्षा जल का संग्रहण लाभदायक है, ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 12 यहाँ पर, कि सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है, तो किस राज्य में जो कि सबसे अधिक मात्रा में केसर मिलता है। तो याद रखिएगा सबसे अधिक मात्रा में केसर ये जम्मू कश्मीर राज्य में मिलता है, ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 13 यहाँ पर, कि निम्नलिखित में से कौन सी दलहन फसल नहीं है। तो याद रखिए दलहन फसल कौन सी है, तो यहाँ पर ये मखाना है, जो कि एक दलहन की फसल नहीं है, ऑप्शन नंबर बी याद रखिए क्वेश्चन नंबर 13 के लिए, जो कि यहाँ पर है। बाकी यहाँ पर चना, मूंग और अरहर ये सभी दलहन की फसलें हैं। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 14 यहाँ पर, कि गरीबी के निमित्त धन इकट्ठा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है। यहाँ पर इस वाक्य में कारक पूछ रहा है कि गरीबों के निमित्त धन इकट्ठा करो, इस वाक्य में कौन सा कारक है। तो याद रखिए इस वाक्य में सांप्रदान कारक हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी, जो कि यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 14 के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 15 यहाँ पर, कि निम्न में से भारत में कौन सी फसलें उत्पादन में सर्वाधिक क्षेत्रफल घेरती है। तो याद रखिए भारत में जो कि
उत्पादन में सबसे ज़्यादा जगह कौन सा फसल खेती है, तो वो चावल हो जाएगा। चावल जो कि सबसे ज़्यादा स्थान खेती है इसके उत्पादन में, यानी कि इसको जब तैयार किया जाता है इसमें सबसे ज़्यादा जगह की आवश्यकता पड़ती है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिए, क्वेश्चन नंबर 15 के लिए यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 यहाँ पर कि चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ हुआ था। तो याद रखिएगा, चावल का कृषिगत उत्पादन सर्वप्रथम कहाँ पर हुआ था, तो वो हुआ था दक्षिण एशिया में। ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 16 के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर कि भारत में सर्वाधिक ऊंचा अर्थफील्ड बांध तो ये कहाँ पर स्थित है। तो याद रखिए कि भारत में जो सर्वाधिक ऊंचा अर्थफील्ड बांध कहाँ पर स्थित है, तो ये स्थित है रंजीत सागर में। ऑप्शन नंबर डी जो कि यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 17 के लिए। अभी तक यहाँ पर कितना आप सही कर पाए हैं या लास्ट में आप कितना सही कर पाएंगे, इस 100 क्वेश्चन में कमेंट में ज़रूर लिखिएगा, ताकि उसके हिसाब से और हम यहाँ पर बेहतर से बेहतर क्वेश्चन आपको यहाँ पर करवा सके, जो कि एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। क्वेश्चन नंबर 18 यहाँ पर देखिएगा कि दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। तो याद रखिए, दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला कौन सी है, तो वो एंडीज पर्वत श्रृंखला हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 19 यहाँ पर कि वायुमंडल में सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है। तो याद रखिए, वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में कौन सी गैस पाई जाती है, तो वो नाइट्रोजन पाई जाती है। ये कितना, ये 78% वायुमंडल में नाइट्रोजन पाई जाती है। और अगर यहाँ पर बात करें यहाँ पर पृथ्वी पर, तो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन पाई जाती है, याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है, इस वाक्य में कौन सा कारक है। क्वेश्चन नंबर 20 यहाँ पर क्या दिया है कि जिसे देखता हूँ वही स्वार्थी निकलता है, तो इस वाक्य में कौन सा यहाँ पर कारक पूछ रहा है। तो याद रखिए कि इस वाक्य में संबंध कारक है। ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 20 के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर कि व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन क्या कहलाता है। तो याद रखिएगा कि व्यापारिक स्तर पर किया जाने वाला विभिन्न प्रकार के फलों का उत्पादन क्या कहलाता है, तो वो कहलाता है हॉर्टिकल्चर। ऑप्शन नंबर डी जो कि यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 21 के लिए याद रखिए, उसको हॉर्टिकल्चर कहा जाता है। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 22 यहाँ पर कि बागानी कृषि व्यापक है, तो वो कहाँ पर ये बागानी कृषि जो कि व्यापक रूप से प्रचलित है। तो यहाँ पर याद रखिएगा कि बागानी कृषि कहाँ पर व्यापक रूप से प्रचलित है, तो ये कैलिफोर्निया में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर ए जो कि यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 22 के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 23 यहाँ पर कि कुजबास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिए, कुजबास कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है, तो ये रूस में स्थित, यानी कि रूस देश में स्थित। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 23 के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 24 यहाँ पर कि रूस बेसिन कोयला उत्पादन क्षेत्र किस राज्य में स्थित है। तो याद रखिए कि रूस बेसिन कोयला उत्पादक क्षेत्र किस राज्य में स्थित है, ये स्थित है जर्मनी में। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 24 के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 25 यहाँ पर कि ढाका प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था। तो याद रखिए, ढाका जो कि प्राचीन काल में किस लिए प्रसिद्ध था, तो ये प्रसिद्ध था मलमल के लिए। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही क्वेश्चन नंबर 25 के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 26 यहाँ की कि 100 के साथ री की मात्रा जोड़ने पर क्या बनता है। यहाँ पर तालाब सौ हलन पर जब हम री जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, ये यहाँ पर पूछ रहा है कि तालाब सौ हलन और प्लस यहाँ पर री लिखने से क्या बन जाएगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 26 के लिए याद रखिए सही तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये क्या बन जाएगा, तो ये स्त्री बन जाएगा। यहाँ पर ये स्त्री इस तरह, यहाँ पर ये स्त्री नहीं हुआ, ये स्त्री बनेगा। 100 में जब री जोड़ेंगे तो स्त्री हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिएगा क्वेश्चन नंबर 27 यहाँ पर कि निम्न में से कौन सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है। तो याद रखिए कि निम्न में से कौन जो सर्वाधिक औद्योगिकृत देश है, तो वो कौन सा देश है, तो वो सिंगापुर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 27 के लिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 28 यहाँ पर कि आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी कौन सी है। तो याद रखिएगा कि आंतरिक जल यातायात हेतु सबसे उपयुक्त एवं महत्वपूर्ण नदी कौन सी है, तो हो जाएगा राइन नदी, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये राइन नदी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 29 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है। तो याद रखिएगा कि वो कौन से महाद्वीप है जो कि आंतरिक जलमार्ग का सर्वाधिक विकास हुआ है, तो वो यूरोप हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 29 के लिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 30 यहाँ पर कि सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है। तो याद रखिएगा सौरमंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह कौन सा है, तो वो शुक्र ग्रह जो कि सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह कहलाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 30 के लिए। आगे बढ़िए क्वेश्चन नंबर 31 यहाँ पर देखिएगा कि पृथ्वी से निकटतम दूरी पर स्थित ग्रह है, तो वो कौन सा ग्रह है। याद रखिए कि पृथ्वी के सबसे निकटतम जो ग्रह है वो कौन सा ग्रह है, तो वो बुध ग्रह हो जाएगा, जो कि ये सूर्य का परिक्रमा 28 दिन में केवल करता है। याद रखिएगा कि सूर्य का परिक्रमा केवल 28 दिन में पूरा कर लेता है बुध ग्रह। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 32 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस ग्रह को सुबह का तारा कहा जाता है। तो याद रखिए सुबह का तारा किस ग्रह को कहा जाता है, तो वो कहा जाता है शुक्र ग्रह को, जो कि सुबह का तारा कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33 यहाँ पर कि निम्नलिखित ग्रहों में से किसे सूर्य देवता का
सूर्य देवता कहा जाता है, सौंदर्य का देवता किया कि निम्नलिखित में से किसे सौंदर्य का देवता कहा जाता है, वह कौन सा ग्रह है। याद रखिए वो कौन सा ग्रह है, तो ये शुक्र ग्रह को जो कि सौंदर्य का देवता कहा जाता है। याद रखिए ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 33 के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 34 यहाँ पर कि सबसे अधिक चमकने वाला ग्रह कौन सा है, या फिर चमकीला ग्रह के नाम से कौन सा जाना जाता है। क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा जाता है एग्जाम में कि चमकीला ग्रह कौन सा है। तो याद रखिए वो शुक्र ग्रह को ही चमकीला ग्रह भी कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 34 के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 35 यहाँ पर कि वर्ण किसे कहते हैं। ये क्वेश्चन पिछली बार भी एग्जाम में पूछा गया था कि वर्ण किसे कहते हैं। तो याद रखिए वर्ण किसे कहते हैं, तो किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक अक्षर को वर्ण कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 35 के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 36 यहाँ पर कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य अधिकतम दूरी होती है तो किस तारीख को होती है। तो याद रखिए कि सूर्य और पृथ्वी की भी जो अधिकतम दूरी है तो वो किस तारीख को होती है, तो 4 जुलाई को होता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही क्वेश्चन नंबर 36 के लिए। आगे देखिए क्वेश्चन नंबर 37 यहाँ पर कि सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी होती है तो वह कितनी होती है। सॉरी ये किस दिन होती है सूर्य और पृथ्वी के मध्य न्यूनतम दूरी। तो याद रखिएगा सूर्य और पृथ्वी की जो न्यूनतम दूरी होती है वो होती है 3 जनवरी को। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 38 यहाँ पर कि पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहते हैं। तो याद रखिए पृथ्वी को उसके काल्पनिक अक्ष पर घूमने को क्या कहा जाता है, तो घूर्णन कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 39 यहाँ पर कि पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है। तो याद रखिए पृथ्वी और सूर्य के बीच जो सर्वाधिक दूरी होती है तो किसके दौरान होती है, तो वो होती है, याद रखिए कि ये अपस्वर्ग दिन होती है। अपस्वर्ग दिन जो कि सूर्य और पृथ्वी के बीच, पृथ्वी तथा सूर्य के बीच जो कि सर्वाधिक दूरी होती है। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 40 यहाँ पर कि निम्न में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। याद रखिएगा कि निम्न में से किसने पहली बार कहा था कि पृथ्वी गोल है। तो याद रखिए कि वो कहा था अरिस्टोटल ने। ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पास है क्वेश्चन नंबर 40 के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 41 यहाँ पर कि स्वेज नहर का निर्माण कब प्रारंभ हुआ था। तो याद रखिए स्वेज नहर का निर्माण जो कि कब प्रारंभ हुआ था, तो ये प्रारंभ हुआ था 1905 ईस्वी में। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 41 के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 के यहाँ पर कौन सी नहर जो कि बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से मिलाती है। तो याद रखिए कि वो कौन सी नहर है जो कि बाल्टिक सागर को उत्तरी सागर से जोड़ती है या मिलाती है, तो वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ये कील नहर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 43 यहाँ पर कि क्रॉन नहर निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है। तो याद रखिए क्रॉन नहर जो कि निम्नलिखित में से किस देश में स्थित है, तो ये स्थित है थाईलैंड में। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा। थाईलैंड को हाथियों का देश भी कहा जाता है, याद रखिएगा सफ़ेद हाथियों का देश जो कि थाईलैंड को ही कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 44 यहाँ पर कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सा है। तो याद रखिएगा कि विश्व की सबसे बड़ी जहाज रानी नहर कौन सा है, तो ये हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा ये स्वेज नहर हो जाएगा जो कि भूमध्य सागर को लाल सागर से जोड़ती है, ये स्वेज नहर। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 45 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से किस एक की सीमा कैस्पियन सागर से नहीं लगती है। तो याद रखिएगा कि वो कौन सी जिसकी कैस्पियन सागर सीमा नहीं लगती है, तो ये याद रखिएगा कि इनमें से कोई नहीं यहाँ पर हो जाएगा। यहाँ पर जो भी ऑप्शन यहाँ पर दिया गया कजाकिस्तान, अजरबैजान और आर्मेनिया, इन सभी की सीमा यहाँ पर लगती है। यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 45 के लिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 46 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सी एक झील जो कि तंजानिया एवं युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 46 के लिए यहाँ पर जो कि सही तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा ये विक्टोरिया झील हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी जो कि यहाँ पर सही है क्वेश्चन नंबर 46 के लिए। अगला क्वेश्चन नंबर 47 यहाँ पर देखिएगा कि विश्व की सर्वाधिक खारे जल की जो झील है वो वान झील, ये कहाँ पर यानी किस देश में स्थित है। क्या ये वान झील जो कि विश्व की सर्वाधिक खारे पानी की झील है, ये किस देश में स्थित है, ये स्थित है तुर्की में। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखिए क्वेश्चन नंबर 47 के लिए। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 48 यहाँ पर कि स्वेज नहर की लंबाई कितनी है। तो याद रखिए स्वेज नहर की लंबाई कितनी है, तो स्वेज नहर की लंबाई 168 किलोमीटर है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर थे। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 49 यहाँ पर कि स्वेज नहर कब बनकर तैयार हुआ था। तो याद रखिएगा कि स्वेज नहर कब बनकर तैयार हो गया था, कि ये 1869 ईस्वी में तैयार हुआ था। और यहाँ पर इसका शुरुआत कब हुआ था, तो याद रखिएगा इसका शुरुआत 1858 ईस्वी में ही हुआ था। याद रखिएगा कि 1858 में इसका शुरुआत हुआ था और ये 1869 में बनकर तैयार हो गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर
कि किस महाद्वीप को श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो याद रखिए वो कौन सा महाद्वीप है जिसको श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखिए अंटार्कटिका महाद्वीप को जो कि श्वेत महाद्वीप के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 51 कि आर्किमिडीज किस देश से संबंधित, यानी कि आर्किमिडीज किस देश से थे। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो आप सभी वीडियो को एक बार लाइक कीजिएगा, क्योंकि हमें भी वीडियो बनाने में काफ़ी मेहनत लगता है और आप लोग यहाँ पर सपोर्ट नहीं करेंगे तो यहाँ पर ये नहीं हो पाएगा। तो आप सभी वीडियो को एक लाइक और शेयर जरूर करिएगा। अगर इस चैनल पर पहली बार आ रहे हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि यहाँ पर प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और यहाँ पर लाइव क्लास का भी आपको यहाँ पर नोटिफिकेशन और मिल सके। यहाँ पर याद रखिए कि लाइव क्लास यहाँ पर जो कि शाम 7 बजे से चलता है, तो इस लाइव क्लास के साथ यहाँ पर जरूर जुड़िएगा। यहाँ पर भी आपको क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट करवाए जाते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 51 यहाँ पर याद रखिए कि आर्किमिडीज किस देश से संबंधित है, तो वो ग्रीस देश के संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए जो कि यहाँ पास है क्वेश्चन नंबर 51 के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पर कि ध्वनि तरंगों की प्रवृत्ति कैसी होती है। तो याद रखिए कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति कैसी होती है, ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो याद अनुदैर्घ्य होती है, और याद रखिए जब यहाँ पर ध्वनि आए यहाँ पर धैर्य याद रखना है, और जब यहाँ पर प्रकाश आए तो यहाँ पर पृष्ठ याद रखना है। तो इस तरीके से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि ध्वनि में यहाँ पर अनुदैर्घ्य और प्रकाश में अनुप्रस्थ। अनु तो यहाँ पर लगेगा ही, धैर्य यानी कि ध्वनि में यहाँ पर धैर्य और प्रकाश में यहाँ पर पृष्ठ। इस तरीके से आप यहाँ पर याद रख सकते हैं कि ध्वनि में अनुदैर्घ्य और प्रकाश में अनुप्रस्थ। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 53 कि पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है। तो याद रखिए आप पराश्रव्य तरंगों की आवृत्ति कितनी होती है, तो ये 20,000 हर्ट्ज से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो कि सही है क्वेश्चन नंबर 53 के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 54 यहाँ पर कि री को क्या कहेंगे। री जो कि ये क्या, इसको री को क्या कहते हैं। तो याद रखिए री को क्या कहते हैं, कि री को एक प्रकार का व्यंजन कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी जो कि यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 54 के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 55 यहाँ पर कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है। तो याद रखिए कि श्रव्य परिसर में ध्वनि तरंगों की आवृत्ति क्या होती है, ये होती है ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर ये 20 से 20,000 हर्ट्ज तक होती है। याद रखिए 20 से 20,000 हर्ट्ज तक। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56 यहाँ पर कि ध्वनि की चाल अधिकतम होती है तो किस में होती है। तो याद रखिए कि ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है, तो ध्वनि की चाल सबसे अधिकतम जो कि इस्पात में होती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर याद रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57 यहाँ पर कि वायु में ध्वनि का वेग कितना होता है। तो याद रखिए कि वायु में ध्वनि का वेग जो होता है वो कितना होता है, तो वो होता है 320 मीटर प्रति सेकेंड, जो कि वायु में ध्वनि का वेग होता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58 यहाँ पर कि शुद्ध वर्तनी वाला क्रमांक में क्या है। यानी कि यहाँ पर शुद्ध शब्द के बारे में आपको कौन सा शब्द यहाँ पर जो दिया गया है वो सभी एक ही लिखा हुआ है। अतिशयोक्ति यहाँ पर लिखा हुआ है, तो इसमें से कौन यहाँ पर जो कि शुद्ध और सही यहाँ पर लिखा हुआ है। तो क्वेश्चन नंबर 58 के लिए यहाँ पर याद रखिएगा ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर अतिशयोक्ति जो कि यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर ये शुद्ध लिखा और ये सही है, यही हुआ इसका सही आंसर। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59 यहाँ पर कि ध्वनि तरंगे जिसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है तो वो क्या होता है। तो याद रखिए कि ध्वनि तरंगे जिसके कारण प्रतिध्वनि उत्पन्न होती है तो वो क्या होती है, तो वो परावर्तन होती है, परावर्तन के कारण। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 59 के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60 यहाँ पर कि किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं। तो याद रखिए किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति में होने वाले उतार चढ़ाव को क्या कहते हैं, तो याद रखिए उसको डॉपलर प्रभाव कहा जाता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर सही क्वेश्चन नंबर 60 के लिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61 यहाँ पर कि सोनार अधिकांशतः प्रयोग में लाया जाता है तो किसके द्वारा लाया जाता है। तो याद रखिए कि सोनार का प्रयोग अधिकतम किस में लाया जाता है, कि ये नव संचालकों के द्वारा लाया जाता है, यानी कि जो समुद्री मछुआरे होते हैं उनके द्वारा जो कि सबसे ज़्यादा सोनार का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही क्वेश्चन नंबर 61 के लिए। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 यहाँ पर कि स्वर तंत्रिका में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 2 वर्ग बनते हैं, तो कौन कौन से वर्ग बनते हैं। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं। हिंदी यानी कि बिहार पुलिस के भी एग्जाम जो हुआ उसमें भी ये क्वेश्चन रिपीट हुआ था कि स्वर्ण तंत्रिका में कंपन के आधार पर हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों के 2 वर्ग होते, तो कौन कौन से वर्ग होते हैं। तो याद रखिए वो अघोष और स्वघोष होते हैं। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर जो ये अघोष और स्वघोष, ऑप्शन नंबर सी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63 यहाँ पर कि कितना तापमान होने पर पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट के बराबर होंगे। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 63 के लिए यहाँ पर सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ये -40 डिग्री सेल्सियस पर जो कि यहाँ पर तापमान पाठ्यांक सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में बराबर हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 63 के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 64 यहाँ पर कि न्यूनतम संभव ताप कितना है। तो याद रखिए न्यूनतम संभव ताप कितना को कहते हैं, तो वो कहा जाता है ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर ये -273 डिग्री को जो कि न्यूनतम संभव ताप कहा जाता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर कि किसी मनुष्य के शरीर का ताप होता है तो कितना होता है। आप यहाँ पर सभी
देखिए यहाँ पर फ़ॉरेनहाइट में बताएगा, सेल्सियस में बताएगा और यहाँ पर केल्विन में भी बताइएगा। आप सभी यहाँ पर देखिए फ़ॉरेनहाइट में, यहाँ पर केल्विन में और यहाँ पर ये सेल्सियस में, इन तीनों में आप लोग कमेंट कीजिए। ये क्वेश्चन आपके लिए रहा, ये क्वेश्चन आप लोगों के लिए रहा। इसका आंसर आप इसे कमेंट में करिएगा और अगले वीडियो में जब भी हम वीडियो बनाएंगे तो उसमें आपके कमेंट को हम पिक करके और यहाँ पर दिखाएंगे। जो भी यहाँ पर सही आंसर करेंगे तो हम ऐसे 5 यानी जो भी सबसे पहले यहाँ पर आंसर ऐसे 5 स्टूडेंट को यहाँ पर उस कमेंट को यहाँ पर दिखाएंगे इस अगले वीडियो में। तो आप इस क्वेश्चन के लिए आंसर जरूर कीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर स्किप करें, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 देखते हैं कि एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान कितना होता है। तो यहाँ पर याद रखिए एक स्वस्थ मनुष्य का तापमान यहाँ पर कितना होता है। क्वेश्चन नंबर 66 यहाँ पर याद रखिए ऐसे, तो ऑप्शन ये 37 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। यहाँ पर सेल्सियस में ये 37 डिग्री सेल्सियस, ऑप्शन नंबर सी जो कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 66 के लिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67 यहाँ पर कि आणविक संचालन के कारण ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है। तो याद रखिए आणविक संचालन के कारण जो कि ऊष्मा का संचरण क्या कहलाता है, तो वो संवहन कहलाता है। ऑप्शन नंबर बी याद रखिएगा, संवहन कहलाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68 यहाँ पर ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है। तो याद रखिए ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक क्या है, तो वो पारा हो जाएगा, जिसको Hg बोलते हैं, हाइड्राजीरम। इसका सूत्र पारा का Hg होता है, इसका लेटिनम हाइड्राजीरम होता है, याद रखिएगा। ये ऊष्मा का सबसे अच्छा चालक है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69 यहाँ पर कि गर्मियों में सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए, तो क्यों पहनने चाहिए। ये क्वेश्चन यहाँ पर बहुत बार रिपीट हुआ एग्जाम में कि गर्मियों में जो कि सफ़ेद कपड़े पहनने चाहिए, यानी को क्यों पहनने चाहिए सफ़ेद कपड़े गर्मी में, और काला ठंडियों में, ठंडी के मौसम में काला कपड़ा पहनना चाहिए, ऐसा क्यों पहनना चाहिए। तो याद रखिए क्वेश्चन 69 यहाँ पर से, तो ऑप्शन हो जाएगा सफ़ेद कपड़े जो कि ऊष्मा का अवशोषण कम करते हैं, और जबकि काले कपड़ा जो कि ऊष्मा का अवशोषण बहुत अधिक करते हैं। तो इसलिए सलाह दिया जाता है कि ठंडी के समय में यानी कि सर्दियों के मौसम में जो कि आप काला कपड़ा पहने और गर्मियों के मौसम में आप सफ़ेद कपड़ा पहने। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर याद रखिएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70 यहाँ पर कि तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, तो ये क्यों नहीं बनती है। तो याद रखिए तेज़ हवा वाली रात्रि में ओस नहीं बनती है, इसका कारण क्या है। तो इसका कारण याद रखिएगा कि इसका कारण जो कि यहाँ पर दिया हुआ है, इसका कारण वाष्पीकरण की दर तेज़ होती है, जिस कारण से ओस नहीं बनती है। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 70 के लिए याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 71 यहाँ पर कि निम्न में से किस ग्रह का घनत्व पानी से कम है तथा पानी में डाल देने पर वह तैरने लगेगा। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 71 के लिए यहाँ पर सही, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, शनि हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 71 के लिए। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72 यहाँ पर कि सूर्य की सतह का तापमान होता है तो लगभग कितना होता है। तो याद रखिए कि सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है, तो होता है 5800 डिग्री सेल्सियस, यानी कि 5800 डिग्री सेल्सियस होता है सूर्य की सतह का तापमान। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73 यहाँ पर कि सूर्य के सबसे निकट तारा कौन सा है। तो याद रखिएगा सूर्य के सबसे निकट कौन सा तारा है, तो उसको बोलते हैं, उसका प्रोक्सिमा सेंटोरी तारा बोलते हैं। ऑप्शन नंबर भी याद रखिएगा, प्रोक्सिमा सेंटोरी। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74 यहाँ पर कि नेपच्यून की खोज किसने की थी। तो याद रखिएगा नेपच्यून की खोज किसने की थी, तो वो गैले के द्वारा किया गया था। नेपच्यून की खोज याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी जो कि यहाँ पर, तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर रखिएगा, नेपच्यून की खोज जो कि न्यूटन के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर, सॉरी माफ करता हूँ, यहाँ पर ऑप्शन डी याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 74 के लिए ये गैले के द्वारा किया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 75 यहाँ पर कि संधि का उदाहरण नहीं है, तो कौन सा जो कि संधि का उदाहरण नहीं है। तो याद रखिएगा संधि का उदाहरण कौन सा नहीं है, कि अभ्यागा जो कि किसी भी संधि का उदाहरण नहीं है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 75 के लिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 76 यहाँ पर कि सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है। तो याद रखिएगा सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो सौरमंडल का सबसे छोटे ग्रह जो कि बुध को कहा जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 77 यहाँ पर कि सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है। तो याद रखिएगा सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह जो कि बृहस्पति को कहा जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 78 यहाँ पर कि निम्नलिखित में से कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है। तो याद रखिएगा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप कौन सा तारा है, तो सूर्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन नंबर 79 यहाँ पर कि सौर परिवार में क्षुद्र ग्रह जो कि पट्टी एक ऐसा क्षेत्र है जो कि उनकी कक्षाओं के बीच किसके कक्षाओं के बीच विद्यमान होता है। तो याद रखिए आपको किसके कक्षाओं के बीच जो कि विद्यमान होता है, तो मंगल और बृहस्पति हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर याद रखिए क्वेश्चन नंबर 79 के जो कि यहाँ पर सही है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 80 यहाँ पर कि हेली का धूमकेतु सूर्य की परिक्रमा करता है तो वह कितने वर्षों में परिक्रमा करता है। तो याद रखिए हेली का धूमकेतु जो कि सूर्य की परिक्रमा कितने वर्षों में पूरा करता है, तो ये 76 वर्षों में पूरा करता है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 80 के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 81 यहाँ पर कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है। ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई पड़ता है। तो याद रखिएगा वो
काला दिखाई पड़ता है। और काला क्यों दिखाई पड़ता है? यानी कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला इसलिए दिखाई देता है क्योंकि यहाँ पर अंतरिक्ष में जो कि ऑक्सीजन का अभाव होता है, ऑक्सीजन के अभाव के कारण वहाँ पर आकाश का रंग उसको काला दिखाई पड़ता है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 82 यहाँ पर, लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह को जाना जाता है? तो याद रखिए लाल ग्रह के नाम से कौन सा ग्रह जो कि जाना जाता है, तो वो मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 83 यहाँ पर, कि पृथ्वी सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है? तो याद रखिए पृथ्वी जो सूर्य का एक चक्कर कितने समय में पूरा करती है, तो वो करती है 365.25 दिन में, यानी कि लगभग 366 के आसपास यहाँ पर ये पूरा कर लेती है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पर, कि पेरिस स्थित अंतर्राष्ट्रीय खगोल संघ IAU के माइनर प्लेट सेंटर ने प्लूटो को कौन सा नाम दिया था? तो याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 84 यहाँ पर ये 1343-40 के नाम उन्होंने विख्यात किया था। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 84 के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 50 यहाँ पर, कि मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित है तो वह क्या है? तो याद रखिएगा मीथेन जिसके वायुमंडल में उपस्थित के कारण वह क्या है? तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर यदि क्वेश्चन नंबर 50 के लिए यहाँ पर यह बृहस्पति हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 86 यहाँ पर, कि एक खगोलीय इकाई निम्न के बीच की औसत दूरी है तो वो कितनी है? यानी कि किसके बीच है? तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 86 के लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ये पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय इकाई कहते हैं। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 87 यहाँ पर, कि ब्लैक होल के सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो वो किसने किया था? तो याद रखिए ब्लैक होल के सिद्धांत को किसने प्रतिपादित किए थे? तो वो S चंद्रशेखर के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 87 के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 88 यहाँ पर, कि आकाशीय पिंड का अध्ययन करने वाले भौतिक विज्ञान की शाखा को क्या कहते हैं? तो याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए जो कि यहाँ पर हो जाएगा एस्ट्रोफिजिक्स कहते हैं। एक एस्ट्रोफिजिक्स याद रखिएगा, उसको एस्ट्रोफिजिक्स कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए जो कि यहाँ पर सही क्वेश्चन नंबर 88 के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 89 यहाँ पर, कि कॉमिक्स किरणों की खोज किसने किए थे? तो याद रखिए कॉमिक्स किरणों की खोज किसने की थी? तो ये क्या गया था? विक्टर हेस के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर सही क्वेश्चन नंबर 89 के लिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 90 यहाँ पर, कि रडार के आविष्कारक कौन थे? तो याद रखिए रडार के आविष्कारक कौन थे? तो वो रॉबर्ट वाटसन के द्वारा रडार का आविष्कार किया गया था। ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 90 के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 91, कि भावुक का संधि विच्छेद क्रम में है तो वो कौन सा सही है? यहाँ पर भावुक का संधि विच्छेद कौन सा है? सही क्रम में दिया हुआ है। तो याद रखिए क्वेश्चन नंबर 91 के लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, भव और उक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी याद किया यहाँ पर इस बीच में यहाँ पर जो कि जोर का निशान आएगा, भव और उक हो जाएगा। PDF एक्सपोर्ट करते समय यहाँ पर प्लस यहाँ पर जो कि नहीं आता है, इस वजह से यहाँ पर ये नहीं है। तो ऑप्शन नंबर डी याद रखिएगा क्वेश्चन नंबर 91 के लिए। अगला लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 92 यहाँ पर, कि मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो याद रखिए मात्रकों की अंतर्राष्ट्रीय पद्धति कब लागू की गई थी? तो ये 1971 ईस्वी में किया गया था। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर सही क्वेश्चन नंबर 92 के लिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 93 यहाँ पर, कि खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो खाद्य ऊर्जा को याद रखिए हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो वो कैलोरी में माप सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी जो कि यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 93 के लिए। अगला लिखता है क्वेश्चन नंबर 94 यहाँ पर, कि SI पद्धति में लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो याद रखिए लेंस की शक्ति की इकाई क्या है? तो वो डायोप्टर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 94 के लिए। अगला देखिए क्वेश्चन नंबर 95 यहाँ पर, कि एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो याद रखिए एम्पियर क्या मापने की इकाई है? तो एम्पियर से हम जो कि करंट को मापते हैं। ऑप्शन नंबर सी जो कि यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 95 के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 96 यहाँ पर, कि निम्नलिखित में से कौन सा सदिश राशि नहीं है? तो याद रखिए सदिश राशि कौन सा यहाँ पर नहीं है? तो क्वेश्चन नंबर 96 के लिए यहाँ पर सही तो ऑप्शन दीजिएगा द्रव्यमान जो कि प्रकार सदिश राशि नहीं है। बाकी यहाँ पर वेग, संवेग और कोणीय वेग ये सभी सदिश राशि है। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 97 यहाँ पर, कि अदिश राशि है तो कौन सा जो कि यहाँ पर अदिश राशि दिया हुआ है? तो क्वेश्चन नंबर 97 के लिए यहाँ पर यह देखिए ऊर्जा जो कि एक प्रकार अदिश राशि है। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99, निम्नलिखित में से कौन सी एक सदिश राशि है? तो याद रखिए सदिश राशि कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर संवेग जो कि एक प्रकार सदिश राशि है। ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 98 के लिए। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 99 यहाँ पर, कि पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त की जाती है? तो याद रखिए पदार्थ के संवेग और वेग के अनुपात से कौन सी भौतिक राशि प्राप्त किया जाता है? तो वो द्रव्यमान प्राप्त किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 99 के लिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्वेश्चन नंबर 100, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो याद रखिए रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर कार्य करता है, यानी कि न्यूटन के द्वितीय नियम पर यह काम करता है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर से क्वेश्चन नंबर 100 के लिए। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और इस 100 में आप कितना सही कर पाए हैं ये कमेंट में ज़रूर लिखिएगा।
और एक क्वेश्चन जो कि क्वेश्चन नंबर 65 यहाँ पर पूछा गया है, तो उस क्वेश्चन को यहाँ पर कमेंट में लिखिएगा। अगले वीडियो में हम आपको उस आंसर को दिखाएंगे, इसके पर आप कितना इसको सही कर पाए हैं ये कमेंट में जरूर मेंशन कीजिएगा। तो मिलेंगे फिर लाइव क्लास में रात 7 बजे से। तो इस क्लास आप लोग यहाँ पर जरूर जुड़िएगा।